वेलकम बैक वंस अगेन एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे थे आपका जो टीचर का एग्जाम है बीपीएससी में मनोविज्ञान साइकोलॉजी का, उसका हम डिस्कस कर रहे थे पीवाईक्यू, जो अभी आपका एग्जाम हुआ था 26 अगस्त को। ठीक है, आगामी आने वाला आपका एस्टेट का एग्जाम, जिसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए कितने प्रश्न सही करने हैं, आपको 75 क्वेश्चंस आपको वहां पर सही करने हैं अप्रोक्सीमेटली। मतलब आपके 50% सही होना चाहिए, जो इस बार सेट किया गया है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एंड अदर कैटेगरीज के लिए। आप उससे नीचे 45-40 जो भी है उसको आप देख सकते हैं। एटलीस्ट आपको 150 क्वेश्चंस रहेंगे आपके। 150 क्वेश्चंस में से आपको मिनिमम 75 प्लस स्कोर करना है। 75 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हैं उस दिन जिस दिन आपकी परीक्षा है, तो आप समझ जाइए कि आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी कि केवल 75, ऐसा नहीं कि आपने 75 किया और आप बोलें कि हमने 76 करके आए हैं, हम क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एग्जाम होने वाला है ये 2 शिफ्ट में होने वाला है। ठीक है, किन्हीं किन्हीं का एग्जाम 13 सितंबर को है, किन्हीं किन्हीं का एग्जाम 14 सितंबर को है। ठीक है, तो ये जो हो रहा है इस वजह से क्या फंसने वाले हैं, आप फंसने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में। ठीक है, तो इसके लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा आपका? सेफ स्कोर आप करें 110, 100 अगर आप सही करते हैं, करेक्ट करते हैं, तो आप इसमें क्वालिफाई करने के चांसेस इजी हो जाते हैं। मतलब आपका स्टेट का जो टेट एग्जाम है स्टेट, उसके लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे और भविष्य में आने वाली आपकी मनोविज्ञान अध्यापक की श्रेणी में आप एलिजिबल हो जाएंगे और उस प्रकार के एग्जाम्स आप आगे भविष्य में दे सकते हैं। चलिए, लेकिन उसके पहले, ये तो भविष्य में आप दे पाएंगे एग्जाम, टीचर बनेंगे भविष्य में, लेकिन उसके पहले तैयारी कब से स्टार्ट होगी? तैयारी आज से स्टार्ट होगी, जब आप क्या करेंगे, अच्छे से आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे। सबसे पहले एस्टेट क्वालिफाई करेंगे एंड देन आगे आने वाली एग्जाम्स को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो लेकिन बेसिक चीजें कहाँ से स्टार्ट होंगी आपकी? आज जो आप पढ़ाई करेंगे उससे स्टार्ट होंगी। चलिए देखते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। लास्ट वीडियो में आपसे कहा था इसका आंसर देने के लिए, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आनुभविक आधार पर स्थापित किया कि सामाजिक तनाव तथा शारीरिक स्वास्थ्य को विकृत करता है? Which of the following psychologist first empirically established that social stresses distort physical health? यानी सामाजिक तनाव जो भी है किसको इम्पेक्ट करेगा? आपकी शारीरिक स्वास्थ्य को विकृत करेगा। सेलियन ने बोला है क्या? लेजरस एंड फॉगमैन ऑप्शन है, सी होम्स एंड राय है, और फिर डी और ई तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसने दिया है आपको? आपको दिया है होम्स एंड राय ने। ठीक है, होम्स एवं राहे ने यहाँ पे आपके 1967 में 1967 में आपकी एक बनाई थी सोशल रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल। ठीक है, जिसको ही क्या करते हैं, उसमें आपका सामाजिक तनाव और शारीरिक स्वास्थ्य पे किस प्रकार से डिस्टॉर्ट करता है, इम्पैक्ट करता है, उसका वहां पे वो स्केल बनती है वहां पे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? होम्स एंड राहे। यहाँ पर देखिए अगला सवाल यहाँ पे दिए हैं आपको, टाइप ऑफ रिसर्च, फंडामेंटल, अप्लाइड, एनालिटिकल एंड एम्पेरिकल। ठीक है, और उसी के साथ साथ मूलभूत अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, विश्लेषणात्मक अनुसंधान एवं अनुभवजन्य अनुसंधान। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या इनके अंदर प्रतिभा होती है, वो पूछ रहे हैं सवाल आपसे। तो एक रिसर्च का एक गुड सवाल है, अच्छा सवाल है। सबसे पहले देखिए आपकी फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल मतलब क्या होता है? मूलभूत। मूलभूत को हम कहेंगे आपका बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि बेसिक चीजें जो हैं, ठीक है, बेसिक चीज जो रहेगी क्या है? वो हंगर है, भूख है, एग्जाम्पल जस्ट दे रहे हैं, थर्स्ट है, ठीक है, नीड फॉर सेक्स है, ठीक है, या फिर आपको कोई पावर चाहिए है, तो पावर तो नहीं, बट ये जो 3 चीजें हैं क्या है? बेसिक है ना। जो भी वस्तु जीवित है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, जो भी ह्यूमंस जीवित है ना, उनको ये 3 चीजों की आवश्यकता होती है, भूख, प्यास, कामेच्छा और निद्रा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है मूलभूत आवश्यकता है, बेसिक। चाहे कोई व्यक्ति अमेरिका में रह रहा हो, चाहे कोई व्यक्ति जापान में रह रहा हो, चाहे कोई अंटार्कटिका में रह रहा हो, या फिर कोई और इंडिया में रह रहा हो। ठीक है, इन सभी के लिए क्या है? ये सब चीजें फंडामेंटल है ना, यानी कि ये सब चीजें बेसिक है। ठीक है, जो बेसिक चीज रहेगी वो क्या रहेगी? प्रोसेसेस दैट आर यूनिवर्सल, प्रक्रियाएं जो सार्वभौमिक हो। ठीक है, वही किसके अंदर आएगी आपकी? वो आएगी आपके मूलभूत अनुसंधान के अंदर, क्योंकि क्या है, बिल्कुल बेसिक चीज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ए को किसके साथ मैच करेंगे? मूलभूत अनुसंधान क्या होता है? जो सार्वभौमिक है, सबके लिए लागू होगी। मतलब ऐसी रिसर्च जो अमेरिका में चल रही है, वही रिसर्च इंडिया में भी चलेगी, और वही रिसर्च जापान या चाइना कहीं और भी चलेगी, उसे हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल रिसर्च। मतलब उसमें जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है वो क्या है? यूनिवर्सल है। मतलब सब्जेक्ट चाहिए हमको, और जो है स्केल चाहिए, ठीक है, रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, वो सब बातें। ठीक है, फिर अगला देखिए ऑप्शन है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड मतलब व्यवहारिक अनुसंधान। ठीक है, व्यवहारिक अनुसंधान की बात करें यहाँ पर, और फिर यहाँ देखिए तीसरा है एनालिटिकल रिसर्च, यानी कि विश्लेषणात्मक अनुसंधान। इन 3 ऑप्शंस में आपको विश्लेषण की बात कहाँ समझ में आ रही है उसको देखते हैं। और फिर आपको दिया है एम्पिरिकल रिसर्च, यानी कि अनुभवजन्य अनुसंधान। तो अनुभवजन्य अनुसंधान में क्या होता है? अनुभव के आधार पर। और अनुभव कैसे मिलेगा आपको? यहाँ देखिए दिया हुआ है, केवल अनुभव एवं निरीक्षण पर आधारित
वो जो रिसर्च होगी वो किसके अंतर्गत आएगी, वो आएगी आपके अनुभवजन्य अनुसंधान के अंतर्गत। यानी कि डी के साथ आपका क्या जाएगा, डी के साथ आपका जाएगा 3, ए के साथ आपने ऑलरेडी देख लिया है, ए के साथ आपका होता है 4, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ पे आप तो आंसर तक पहुंच गए हैं ऑलरेडी, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो बी के साथ देखिए यहाँ पे 1 एंड सी के साथ 2, समझते हैं इसको क्यों। आपकी देखिए यहाँ पर एनालिटिकल रिसर्च की बात करें, अगर हम विश्लेषणात्मक अनुसंधान की बात करें, तो विश्लेषणात्मक अनुसंधान में क्या बोल रहे हैं वो, वर्तमान सामग्री का आलोचनात्मक, आलोचना करेंगे आप, मूल्यांकन एवं अन्वेषण, उसको एक्सप्लोर करेंगे जो प्रेजेंट मटेरियल है आपके पास उसको, ठीक है। ऐसा ही करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम एनालिटिकल रिसर्च। और अप्लाइड रिसर्च में क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट प्रॉब्लम, तात्कालिक समस्या का समाधान कैसे करेंगे आप, व्यवहारिक अनुसंधान के माध्यम से करेंगे, ठीक है। उसको अप्लाई करके तो क्या होगा, ए के साथ आपका 4 जाएगा, बी के साथ आपका 1 जाएगा, सी के साथ आपका 2 जाएगा एंड डी के साथ आपका 3 जाएगा। इस हिसाब से ये होता है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए एनालिटिकल रिसर्च में ध्यान दीजिएगा, विश्लेषणात्मक अनुसंधान में क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, वर्तमान सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन एवं अन्वेषण। जैसे आप देखते हैं यूट्यूब पर भरमार पड़ी रहती है पेपर एनालिसिस की, वो पेपर एनालिसिस क्या है, एनालाइज कर रहे हैं चीजों को, किसके आधार पे, जो वर्तमान में सामग्री उपलब्ध है उनके पास, है ना, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं, क्रिटिकल इवैल्यूएशन की सवाल होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, इसका उत्तर क्या होगा, एंड एक्सप्लोर करते हैं जो प्रेजेंट मटेरियल उनके पास होता है वो, ठीक है। तो ये सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, सचिन इस प्रकार का व्यक्ति है जो निरंतर श्रेष्ठता के लिए प्रयास करता है, वह तब तीव्र संतोष का अनुभव करता है जब वह नवीन कार्य में निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होता है। सचिन में अधिकांशतः उच्च खालिस्तान विद्यमान है। आपके पास 3 दिए हैं, अचीवमेंट, एक्सीलेंस और एफिलिएशन, उपलब्धि अभिप्रेरक, सॉरी उपलब्धि प्रेरक, उत्कृष्टता प्रेरक और संबद्धता प्रेरक, ठीक है। मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो डी और ये तो कैंसिल कर दीजिए, ये तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। अचीवमेंट, एक्सीलेंस और एफिलिएशन आपको ध्यान देना है। मैक्क्लेलैंड ने थ्योरी दी थी, 3 बताए थे वहां पे, ठीक है। नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर आपका एफिलिएशन और नीड फॉर पावर बताई थी वहां पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, सचिन इज अ टाइप ऑफ पर्सन हु कंस्टेंटली स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, एक्सीलेंस चाहता है, वो श्रेष्ठता चाहता है। ही फील्स इंटेंस सेटिस्फेक्शन व्हेन ही इज एबल टू मास्टर अ न्यू टास्क, है ना, न्यू टास्क में जब भी उसको मास्टर होता है तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। सचिन मोस्ट लाइकली हैज अ हाई नीड फॉर, इसकी नीड है उसको वहां पर अचीवमेंट की नीड है, उपलब्धि अभिप्रेरक की वहां पर आवश्यकता है, ठीक है। जब हम पढ़ रहे थे मोटिवेशन के बारे में, वहां बताया था 3 प्रकार के होते हैं मोटिवेशन में, आपका अचीवमेंट, नीड फॉर अचीवमेंट की बात हो रही है सचिन के लिए, ठीक है। तो सचिन में अधिकांशतः उच्च उपलब्धि प्रेरक विद्यमान है, वहां पर पैसे, मनी, वहां पे फेम वगैरह वो सब काम नहीं देता है ना। अचीवमेंट मोटिवेशन इंटरनली काफी ज्यादा आता है, तो उपलब्धि प्रेरक की बात हो रही है, अचीवमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। यहाँ पे बोल रहे हैं व्हाट इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, आत्मपूरक भविष्यवाणी से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, दिस इज व्हेन समवन इज लेबल्ड बाय अ ग्रुप इन पावर, पुलिस एंड टीचर द पर्सन स्टार्ट्स टू लिव अप टू द लेवल, नो। जब सत्ता समूह द्वारा किसी को लेबल किया जाता है जैसे पुलिस और अध्यापक, तब व्यक्ति उस लेवल के साथ जीना प्रारंभ कर देता है, ये नहीं है। दिस इज व्हेन समवन प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर इन रिलेशन टू क्रिमिनल्स एंड अ पर्सन सेंटेंस, जब कोई अपराधियों एवं उनके दंड के संबंध में भविष्य का अनुमान लगाता है। दिस इज व्हेन डेविएंट बिहेवियर इंक्रीजेस इन इंटेंसिटी, जब विचलित व्यवहार में तीव्रता से वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के बारे में बोल रहे हैं। जब ऐसा ही होता है कि आप जब फ्यूचर में प्रेडिक्ट करते हैं किस प्रकार से चीजें होने वाली हैं, दिस इज व्हेन समवन प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर, किसी को आप जानते हुए रिलेशन टू क्रिमिनल्स एंड अ पर्सन सेंटेंस, जब कोई अपराधियों एवं उनके दंड के संबंध में, जब आप ऑलरेडी किसी के बारे में अनुमान लगा लेते हैं कि वो ऐसा करने वाला है और उस प्रकार की चीजें होती हैं, तो आप कहते हैं वहां पे इसका शिकार होते हैं, आत्मपूरक भविष्यवाणी का वहां पर आप बात करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे देखिए, अ पर्सन्स क्रोनोलॉजिकल एज इज 20 इयर्स एंड मेंटल एज इज 16 इयर्स, व्हाट वुड बी हिज आईक्यू। किसी व्यक्ति की कालक्रमिक आयु 20 वर्ष और मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आईक्यू, आईक्यू इज इक्वल्स टू MA अपॉन CA इंटू 100, ठीक है। माँ अपॉन का गुणा 100, ठीक है। ये है इसका फॉर्मूला आपके आईक्यू के लिए। बस तो फिर इसको लगा दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास मानसिक आयु कितनी है, मेंटल एज कितनी है आपके पास, मेंटल एज इज 16 ईयर्स, 16 ऊपर आएगा। क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है आपके पास 20 ईयर्स, कालक्रमिक आयु कितनी है 20 वर्ष, ठीक है। तो आपकी क्या आती है, मानसिक ऊपर आती है और कालक्रमिक आयु नीचे आती है। 16 अपॉन 20 इंटू 100, इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 से 5 कट गया, 5 इंटू 16, 16 बना 80, 80 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी आईक्यू कितनी होगी, 80 उसका जो है आईक्यू स्कोर होगा, ठीक है। आईक्यू इज इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पर 80 होगा। फॉर्मूला क्या है, MA अपॉन CA, मानसिक आयु बल कालानुक्रमिक आयु गुणा 100।
ये देखिए अब अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की विधियां हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग की मेथड्स कौन कौन सी हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? ट्रायल एंड एरर, प्रयास और भूल, मेंटल सेट मानसिक विन्यास, एल्गोरिदम एल्गोरिदम, ह्यूरिस्टिक्स स्वानुभविक, फंक्शनल फिक्सनेस प्रकार्यात्मक स्थिरता। ठीक है, तो मेंटल सेट और फंक्शनल फिक्सनेस तो आपको मालूम है ये क्या करती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा उत्पन्न करती हैं, तो 2 एंड 5 कहीं से नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बचता है आपके पास ऑप्शन, यहाँ पर 2 काट दीजिए एंड आप 5 भी काट दीजिए। ठीक है, तो क्या बचता है आपके पास, 5 यहाँ से कट गया, 2 यहाँ से कट गया, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 ट्रायल एंड एरर, त्रुटि एवं प्रयास, मतलब प्रयास और भूल। फिर आपका एल्गोरिथम है और फिर आपका ह्यूरिस्टिक्स है। ह्यूरिस्टिक्स के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। ठीक है, ये सब बताया हुआ है। प्रयास और भूल इसमें आएगा 1 1, फिर आपका 3 एल्गोरिदम, एल्गोरिदम निश्चित प्रकार से होगा, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, और उसके बाद आपका ह्यूरिस्टिक्स नंबर 4 पे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी 1 3 एंड 4। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगले सवाल में आपको यहाँ दिया है, अर्जुन गेट्स एनॉयड व्हेन हिज मदर nags him to do his homework. When he finally does it, his mother stops nagging. When he finally does it, now he does the homework without nagging. Here nagging has served as a, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए, अर्जुन की माँ जब उसे गृह कार्य करने के लिए टीका टिप्पणी करती है तो वह क्रोधित हो उठता है। ठीक है, अर्जुन की माँ ने क्या किया, टीका टिप्पणी कर दी उसके कि घर का काम करो, ये उठाओ वो उठाओ, पानी भरो, टंकी चालू करो, कुएं से पानी लेके आओ, तो वो क्या होता है, वो क्रोधित हो जाता है। जब वह अंततः गृह कार्य कर लेता है तो उसकी माँ टीका टिप्पणी करना बंद कर देती है, और जैसे ही काम हो जाता है तो क्या होता है, वो जो है उसकी माँ टीका टिप्पणी करना बंद कर देती है कि अब जो है आप मोबाइल में पबजी खेल सकते हो। अब वह बिना टीका टिप्पणी के अपना गृह कार्य करता है। ठीक है, अब क्या होता है, उसकी माँ बोलने से पहले ही वो जो है झाड़ू लगा देता है, बर्तन जमा देता है, जो भी करना है। यहाँ टीका टिप्पणी ने निम्नलिखित में से किस रूप में कार्य किया है? ठीक है, यहाँ पे अनुप्रयोग द्वारा दंड हुआ है, सकारात्मक पुनर्बलन हुआ है, या नकारात्मक पुनर्बलन हुआ है? यहाँ पे क्या पनिशमेंट, अनुप्रयोग द्वारा दंड है, यहाँ पे पनिशमेंट की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, बिहेवियर को पॉजिटिव किया, यानी कि हमने बिहेवियर को रीइंफोर्स किया, जो हमारा डिजायर्ड बिहेवियर हमको चाहिए था वो अप्लाई करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, यहाँ पे सकारात्मक नहीं, हमने को यहाँ पे गिफ्ट वगैरह तो दिया नहीं उसको, वहाँ पे किसका इस्तेमाल किया हमने, यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल किया है ना, नकारात्मक पुनर्बलन का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है, ये है आपके नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का उदाहरण। और यहीं पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कब होता, सकारात्मक पुनर्बलन कब होता, जब टीका टिप्पणी के बजाय जैसे ही वो काम करता उसको चॉकलेट मिलती है, उसको टॉफी मिलती है, उसको खाना मिलता, वो किस रूप में काम करता, ताकि वो फिर से दोबारा काम करने के लिए आतुर होता। वो किसका एग्जाम्पल होता, वो होता आपके यहाँ पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का, कि हमको ये बार बार ये वाला बिहेवियर चाहिए है, ये बार बार हमको ये वाला व्यवहार चाहिए है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है, पीपल वेरी इन देयर परसेप्शुअल कॉग्निटिव स्टाइल्स विच मे बी ड्यू टू, लोगों की प्रत्यक्षात्मक संज्ञानात्मक शैलियों में अंतर होता है जिसका कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1, लोगों का प्रत्यक्षीकरण किस सीमा तक लचीला है, उनके व्यक्तित्व के पहलू, कठोर विश्वास, क्षेत्र निर्भरता अथवा स्वतंत्रता, और आपके प्रेरक। People vary in their perceptual cognitive styles which may be due to the degree to which their perceptions are flexible, aspects of their personality, rigid belief, field dependence or independence, motives। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि लोगों की प्रत्यक्षात्मक संज्ञानात्मक शैलियां, यानी किस प्रकार से परसीव करेंगे, किस प्रकार से उनका संज्ञान काम करता है, में अंतर होता है। इसके बीच क्या होता है, अंतर होता है, जिसका कारण हो सकता है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के परसेप्शन में और उसके कॉग्निशन में क्या फर्क है, उसके लिए आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या वहां पे मोटिव्स काम करेंगे, क्या वहां पे फील्ड डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का मतलब होगा रिजिड बिलीफ, कठोर विश्वास, क्या कठोर विश्वास की वजह से आपके परसेप्शन में और आपके कॉग्निटिव स्टाइल में फर्क पड़ेगा, उनके व्यक्तित्व के पहलू से भी नहीं पड़ेगा, और लोगों का प्रत्यक्षीकरण किस सीमा तक लचीला है, ठीक है, उससे भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनमें से किसी से ही नहीं पड़ेगा। आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया है यहाँ पे ए बी सी सी डी उपयुक्त में से यहाँ पर कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी भी चीज से आपका यहाँ पे परसेप्चुअल कॉग्निटिव स्टाइल्स आपका यहाँ पर वेरी नहीं करेगा। ठीक है, तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है बट यहाँ पे ठीक है। अभी हम बात करते हैं आगे, अगला सवाल जो है यहाँ पर नोम चॉम्स्की के बारे में। नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अधिग्रहण यंत्र क्या है? अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की, व्हाट इज अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस? एक वातावरण जन्य इकाई है जो व्यक्तियों को विदेशी भाषा सीखने देती है। एन एनवायरमेंट एंटिटी दैट अलाउज पीपल टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज। ऐसी बात तो नहीं की चॉम्स्की ने। मस्तिष्क का एक जैविक तत्व है जो हमें भाषा सीखने देता है।
अ बायोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ द ब्रेन दैट अलाउज अस टू लर्न लैंग्वेज। यही बात बोली है कि हमारे दिमाग में जैसे ही हम पैदा होते हैं हम एक लेके आते हैं क्या, LAD, लेड लेके आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ऑलरेडी हमारे पास इनेटली होता है। एक अधिगम विधि है जिसका बहुत से लोग शिशुओं एवं छोटे बच्चों की भाषा को समझने के लिए उपयोग करते हैं। नहीं, ऐसी कोई विधि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क का एक जैविक तत्व है जो हमें भाषा सीखने देता है। यही बात करते हैं नोम चॉम्स्की भाषा अधिग्रहण यंत्र के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्या बोल रहे हैं, अगला बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कारकीय विश्लेषण द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व का लक्षण सिद्धांत नहीं है। Which one of the following is not a trait theory of personality proposed through factor analysis? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं आपको, आइजेंक्स थ्योरी, EPQ आइजेंक का सिद्धांत, केटल का सिद्धांत, 16 पर्सनालिटी फैक्टर केटल्स थ्योरी, मैक्रे एंड कोस्टा की थ्योरी, मैक्रे तथा कोस्टा का सिद्धांत। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, आइजेंक का सिद्धांत। लिया कहां से गया है आपके, ये व्यक्तित्व के टॉपिक से लिया है, पर्सनैलिटी से जहां बात कर रहे हैं। फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी प्रपोज थ्रू फैक्टर एनालिसिस। कारक विश्लेषण के द्वारा इसको प्रतिपादित नहीं किया है। केटल ने इस्तेमाल किया 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, नाम ही है फैक्टर उसमें। यहाँ पे आपका बिग 5 फैक्टर है मैक्रे एंड कोस्टा की, आइजेंक का यहाँ पे हमको नहीं देखने मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1, आइजेंक का सिद्धांत हमको ये बताता है कि इसमें हम ट्रेट थ्योरी में हम फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पे, which one of the following phenomena demonstrates that subject takes longer time to recognize emotionally charged words when compared to neutral stimulus words। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक यह प्रमाणित करती है कि प्रयोज्य तटस्थ उद्दीपक शब्दों को पहचानने की अपेक्षा ऐसे स्टिमुलस जो न्यूट्रल हैं संवेगात्मक रूप से आवेशित शब्दों को पहचानने में अधिक समय लेता है। ठीक है, ये परसेप्शुअल विजिलेंस है, डिफेंस है, शेडोइंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। प्रात्यक्षिक सतर्कता की बात हो रही है, प्रात्यक्षिक रक्षा की बात हो रही है, या प्रात्यक्षिक छायांकन की बात हो रही है। ऐसा कब होता है, ऐसा होता है हमारे परसेप्शुअल डिफेंस के अंतर्गत। प्रात्यक्षिक रक्षा में हमारा ऐसा होता है जब हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट टेक्स लॉन्गर टाइम टू रिकॉग्नाइज इमोशनली चार्ज वर्ड्स जो होते हैं उनको हम पहचानने में ज्यादा समय लगाएंगे जब कंपेयर करेंगे हम न्यूट्रल स्टिमुलस वर्ड्स से। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, TTCT की बात की थी हमने लास्ट वीडियो के अंदर, इज मेनली इंडेक्सिंग। किसको इंडेक्स करता है यहाँ पे, सृजनात्मक चिंतन का टॉरेंस परीक्षण TTCT प्रमुख रूप से मापन करता है। इसके अंदर 4 चीजें होती हैं, FFOE लास्ट वीडियो में आपको बताया था, उसको आप ध्यान रखेंगे। 2 सवाल देख लिए आपने केवल TTCT से। ठीक है, यहाँ पे सृजनात्मक उत्पादों का, प्रोडक्ट की बात करता है, नहीं। सृजनात्मक प्रक्रियाओं का, यस, ये क्रिएटिव प्रोसेस की बात करता है, क्रिएटिव पर्सनैलिटी की बात भी नहीं करता है। सृजनात्मक व्यक्तित्व की बात भी यहाँ पे नहीं करता है। किसकी बात करता है, प्रमुख रूप से मापन करता है, इंडेक्स किसको कर रहा है, सृजनात्मक प्रक्रियाओं को। क्रिएटिव प्रोसेसेस हैं, व्हाट आर द प्रोसेसेस क्रिएटिव, उसकी बात करता है आपका ये TTCT टेस्ट, यहाँ पे टॉरेंस टेस्ट फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता है। अगला सवाल देखिए, बात कर रहे हैं यहाँ पे एटीट्यूड स्केल से लिया है। एटीट्यूड स्केलिंग टेक्निक आपको दी है 4 प्रकार की, इक्वल अपीयरिंग इंटरवल, पेयर्ड कंपैरिजन, स्केलोग्राम और समेटेड रेटिंग। इनके फीचर क्या हैं, चेक्स यूनिट डायमेंशनली ऑफ द स्केल, एम्प्लॉइज Z एज अ मेजर ऑफ स्केल वैल्यू, कैन असेस मल्टी डायमेंशनल एटीट्यूड्स, और आपका सुटेबल फॉर स्केलिंग लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो जैसे आपको मालूम पड़ता है इक्वल अपीयरिंग इंटरवल, आपको क्या मिलना चाहिए, सुटेबल फॉर स्केलिंग लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स के लिए हमारे लिए सुटेबल होता है। ठीक है, तो ए के साथ क्या जाएगा आपका, ए के साथ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो ए के साथ 4 आपको यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन में मिल रहा है, तो आपको ये समझ में आ गया कि या तो ए सही है या फिर सी सही होगा। ठीक है, ए के साथ आपका 4 जा रहा है, यहाँ पे भी ए के साथ जा रहा है 4, यहाँ पे भी, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, डी भी हो गया एंड ई भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं जिसकी, अगला हमारे पास जो है वो क्या है, वो हमारे पास है स्केलोग्राम। ठीक है, स्केलोग्राम जो है वो क्या करता है, वो आपकी चेक्स यूनिट डायमेंशनली ऑफ द स्केल। ठीक है, यहाँ पे उसका मापन करता है, यहाँ पे तो सी के साथ आपको 1 मिल रहा है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। समेटेड रेटिंग क्या करती है आपकी, कैन एसेस मल्टी डायमेंशनल एटीट्यूड, है ना, मल्टी डायमेंशन में इसका एटीट्यूड चेक कर सकते हैं। और उसी के साथ बी के साथ पेयर्ड कंपैरिजन में क्या होगा आपका, एम्प्लॉइज Z एज अ मेजर ऑफ स्केल वैल्यू। ठीक है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए समदृष्टि अंतराल की बात हो रही है, इक्वल अपीयरिंग इंटरवल में बृहत संख्या में पदों को मापने में उपयुक्त होता है। ए के साथ आपका 4, बी के साथ युग्मित तुलना मापनीय मूल्य के माप के रूप में Z का प्रयोग करता है, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे 2। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आपका स्केलोग्राम क्या करता है, मापनी की एक विषमता की जांच करता है, सी के साथ 1। एंड संकलित कोटि निर्धारण जो है आपका डी क्या करता है, ये आपकी बहुविमीयता पूर्ण अभिवृत्तियों का मूल्यांकन करता है। मल्टी डायमेंशन में आपकी जो एटीट्यूड है उनको वहां पर वो मेजर करता है। ठीक है, तो 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर।
अगला सवाल क्या बोलता है, अगला सवाल बोल रहा है यहाँ पे कि विच पर्सपेक्टिव इज ऑफन रिफर्ड टू एज द थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी एंड फोकसेस ऑन पर्सन्स फ्रीडम ऑफ चॉइस इन डिटरमाइनिंग हिज बिहेवियर। मनोविज्ञान में किस उपागम को प्रायः तृतीय शक्ति जैसे ही आपको मिलेगी, आपको क्या याद आना चाहिए, आपको याद आना चाहिए ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच या ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी। कहीं दिख रही है क्या आपको? जैव मनोवैज्ञानिक बायोसाइकोलॉजिकल नहीं, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव साइकोलॉजी नहीं, व्यवहारवाद नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक भी नहीं। क्या होगा इसका आंसर? आपका होगा ई, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपकी फर्स्ट फोर्स है ह्यूमनिस्टिक, आपकी व्यवहार, सॉरी ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि का समूह परीक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि का समूह परीक्षण नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए हैं आपको? ऑटिस लेनिन का टेस्ट, कॉग्निटिव एबिलिटीज टेस्ट, हेनमन नेल्सन का टेस्ट, ऑटिस लेनिन परीक्षण, संज्ञानात्मक योग्यता परीक्षण, हेनमन नेल्सन का परीक्षण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा इसमें से बुद्धि का समूह परीक्षण नहीं है, ग्रुप टेस्ट नहीं है? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका इंडिविजुअल, एक होता है आपकी ग्रुप समूह, समूह में जो होता है वो। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है इसमें आपका? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। तीनों ही जो है आपके क्या है, ये आपके ग्रुप टेस्ट हैं। सवाल में क्या पूछा है, कौन से नहीं है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रयोगात्मक अनुसंधान एवं अर्ध प्रयोगात्मक अनुसंधान में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के आधार पर कर सकेंगे, रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट टू एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, स्टडीइंग कॉजल रिलेशनशिप, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्वतंत्र चरों में जोड़ तोड़ के आधार पर नहीं, प्रायोगिक स्थिति में प्रयोजों का यादृच्छिक आवंटन के आधार पर, आवंटन जो भी है, कारण कार्य संबंधों का अध्ययन के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर करेंगे यहाँ पे हम? प्रायोगिक स्थिति में एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उसका रैंडम असाइनमेंट हम कर पाएंगे या नहीं, उसके आधार पर हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक में हम रैंडम असाइनमेंट कर पाते हैं जो आपका एक्सपेरिमेंटल है, और एक में हम रैंडम असाइनमेंट नहीं कर पाते हैं जो क्या है आपका क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। ठीक है, ये इसके बीच एक प्रमुख कारण होता है एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल के बीच में, कि रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स टू एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ये वहां पर लागू हो जाती है कि वहां पे हम रैंडम असाइनमेंट कर सकते हैं और एक जगह पे हम नहीं कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल बोल रहा है हु इंट्रोड्यूस द हायरार्कियल नेटवर्क ऑफ सिमेंटिक मेमोरी। अर्थगत स्मृति के अनुक्रमिक नेटवर्क का प्रतिपादन किसने किया था? स्टर्नबर्ग ने किया था क्या? स्टर्नबर्ग ने, टुल्विंग ने किया था क्या? मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। कई बार ये गलत होता है, कई बार सही होता है। तो स्टर्नबर्ग ने देखिए आपको ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी, वहीं पे लव की थ्योरी दी थी वहां पे आपको। टुल्विंग ने आपको बताया है मेमोरी के बारे में, और यहाँ पे किसका बोल रहे हैं? नेटवर्क ऑफ सिमेंटिक मेमोरी के बारे में। हायरार्कियल मॉडल वो किसने दिया है हमको? वो दिया है हमको कॉलिन्स एंड क्विलियन ने। ठीक है, कॉलिन्स एवं क्विलियन ने हमको दिया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, कॉलिन्स एंड क्विलियन ने क्या दिया है आपको? अनुक्रमिक नेटवर्क स्मृति, अर्थगत स्मृति के अनुक्रमिक नेटवर्क का प्रतिपादन किया है कॉलिन्स एंड क्विलियन ने। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं अगला सवाल क्या पूछ रहा है। अगला सवाल पूछ रहा है एक मनोवैज्ञानिक संख्यात्मक योग्यता। देखिए यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा जो है टेस्टिंग आपको यहाँ पर दी हुई है। एक मनोवैज्ञानिक संख्यात्मक योग्यता का एक नया परीक्षण विकसित करता है, वह छात्रों के इस परीक्षण के प्राप्तांकों का सहसंबंध हाल ही में संपन्न उनकी गणित की परीक्षा में प्राप्त अंकों के साथ निकालता है। यह सहसंबंध पर्याप्त उच्च है, यह इंगित करता है। ठीक है, अ साइकोलॉजिस्ट डेवलप्स अ न्यू टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए यहाँ पे संख्यात्मक योग्यता के लिए क्या किया उसने? एक नया टेस्ट डेवलप किया। ही कोरिलेट्स दिस टेस्ट स्कोर, इस टेस्ट में जो स्कोर आए उसको कोरिलेट किया उन्होंने किसके साथ? द स्टूडेंट्स विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन मैथमेटिक्स इन देयर एग्जामिनेशन। तो उसके स्कूल में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो उसको मैथमेटिक्स में नंबर मिले थे उससे क्या किया उसने? यहाँ पे कोरिलेट किया न्यूमेरिकल एबिलिटी और यहाँ पे मैथमेटिक्स। द कोरिलेशन इज क्वाइट हाई, वहां पे क्या मिला हमको? कोरिलेशन वहां पे हाइट मिला। ये क्या बताता है? दिस इंडिकेट्स परीक्षण की उच्च आंतरिक संगति, हाई इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट, परीक्षण की उच्च पूर्वकथन वैधता, हाई रिलेटिविटी ऑफ द टेस्ट, परीक्षण की उच्च परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता। क्या बताता है यहाँ पे? यहाँ पे हमको ये कुछ भी नहीं बताता है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हमको कुछ भी नहीं बता रहा है, क्योंकि जो उसका टेस्ट हुआ है वो क्या किया है? साइकोलॉजिस्ट ने केवल एक दिया था, उसके बाद उसके साथ कुछ भी नहीं किया, सीधे सीधे उसने कोरिलेट कर लिया वहां पर जो उसके एग्जाम हॉल में हुआ था। ठीक है, तो उस एग्जाम हॉल का साइकोलॉजिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जो है इंडिकेट क्या करता है हमको? नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ भी हमको इंडिकेट नहीं करता है। ठीक है, ये सवाल जस्ट कंफ्यूज करने के लिए कि आप यहाँ पे इस पे मार्क कर देंगे हाई इंटरनल कंसिस्टेंसी पे, या हाई टेस्ट री टेस्ट रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट, इस पे कहीं मार्क कर दें। इसको कंफ्यूज करने के लिए आपको ये सवाल पूछा गया है।
अब चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। कैटल के संस्कृति शुद्ध बुद्धि परीक्षण, कैटल्स कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट CFIT। देखिए टेस्ट आपको TTCT ध्यान रखना है, टेस्ट आपको CFIT भी ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रुप टेस्ट क्या होता है, सिंगल टेस्ट या मतलब इंडिविजुअल टेस्ट क्या होता है वो ध्यान रखना है। वर्बल टेस्ट क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, फ्लूइड इंटेलिजेंस, वर्बल फ्लुएंसी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, यह अनुमानित किया जाता है कि यह मापन करता है किसके आधार पे, यह करता है अस्थिर बुद्धि का, जो आपकी तरल बुद्धि होती है, अस्थिर बुद्धि तरल बुद्धि फ्लूइड इंटेलिजेंस का ये करता है। स्फटिक का नहीं करता, शाब्दिक प्रवाह का नहीं करता, किसका करता है ये मेजर, आपके फ्लूइड इंटेलिजेंस को मेजर करता है कैटल का कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। इफ यू बिगिन विद अ प्रॉब्लम एंड कम अप विद मेनी डिफरेंट सॉल्यूशंस इन माइंड, यू आर यूजिंग डैश व्हिच इज अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। Contrarily, sometimes you come up with correct solution by using dash thinking. यदि किसी समस्या का समाधान करने में विविध प्रकार के समाधान आपके मस्तिष्क में आते हैं, तब आप खालिस्तान चिंतन का प्रयोग करते हैं, जो सृजनात्मक चिंतन का एक प्रकार है। इसके विपरीत कभी-कभी आप खालिस्तान चिंतन का प्रयोग करते हुए सही समाधान कर लेते हैं। ठीक है, अब यहीं पर देखिए आप लोग के लिए एक जादू। इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर, प्रश्न ये थोड़ा सा गलत है, गलत नहीं है क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे आपको गलत दिए हुए हैं। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई। क्यों ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ यू बिगिन विद अ प्रॉब्लम एंड कम अप विद मेनी डिफरेंट सॉल्यूशंस इन माइंड, यू आर यूजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग यहाँ पे होना चाहिए, एंड यहाँ पे विद करेक्ट सॉल्यूशन बाय यूजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग। लेकिन यहाँ पे देखिए कन्वर्जेंट कन्वर्टेड कन्वर्जेंट दिया हुआ है यहाँ पे, और देखिए जादू यहाँ पे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अपसारी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हिंदी माध्यम का जो बच्चा है वो क्या करेगा, यहाँ पे गड़बड़ी बिल्कुल बिल्कुल कर देगा। कैसे करेगा वो क्या मार्क करेगा, वो मार्क करेगा ऑप्शन नंबर सी, अपसारी और अभिसारी। बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए, अपसारी और अभिसारी बिल्कुल सही बात है, ये होना चाहिए इसी बात पे। ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगर प्रश्न केवल इतना होता तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, अगर प्रश्न में ये वाली लाइन नहीं है। ठीक है, अगर प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से अगर दिखता आपको, ठीक है, अगर इस प्रकार से प्रश्न केवल इतना आपको दिख रहा है तो क्या है, ये आपका आंसर सही है। यहाँ पर ये आपका आंसर सही है, अपसारी। तब आप अपसारी चिंतन का प्रयोग करते हैं, जो क्या है, एक क्रिएटिव थिंकिंग का एक प्रकार है। और यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे अभिसारी चिंतन का प्रयोग करते हुए सही समाधान कर लेते हैं। ठीक है, और यहीं पे आपके काम कौन आते हैं, यहीं पे आपके काम आते हैं साइको प्रोफेसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए किस प्रकार से आपको यहाँ गलत दिया हुआ है। यहाँ पे आपकी जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, ठीक है, जो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग है उसको हिंदी में कहा जाता है अभिसारी चिंतन, और जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग है उसको कहा जाता है अपसारी चिंतन। इंग्लिश में देखा जाए तो इसका आंसर ई होगा, और हिंदी में देखा जाए तो इसका आंसर सी होगा। लेकिन माना किसको जाएगा, हमेशा अंग्रेजी को माना जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस प्रकार की मिस्टेक आपको ध्यान देनी है, पेपर में भी आपसे ना हो, इसको आप अलर्ट रहें। बाकी फिर हम तो है ही। ठीक है, अलर्टनेस बना के रखें अपनी। ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंट, अगर यहाँ पे डाइवर्जेंट लिखा होता और यहाँ कन्वर्जेंट लिखा होता तो बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया है, तो यहाँ पे इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल आपको गोचर बताए हैं और यहाँ पर उनका विवरण दिया हुआ है। यहाँ पे आपके सामने कुछ फिनोमेना दिए हुए हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, थॉट के बारे में, कंसेप्ट के बारे में, प्रोटोटाइप के बारे में, और आपके कैटेगराइजेशन के बारे में, विचार के बारे में, संप्रत्यय के बारे में, प्रारूप के बारे में और संवर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोटोटाइप क्या होता है आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है प्रोटोटाइप, ये क्या होता है, ये है आपका प्रॉपर्टीज दैट बेस्ट एग्जेम्पलीफाई द कंसेप्ट। गुण जो संप्रत्यय का सर्वोत्तम दृष्टांत हो, वो क्या होता है, वो आपका प्रारूप होता है। विचार की बात करें, विचार क्या है, ये तो हो गया आपका प्रोसेस ऑफ असाइनिंग एन ऑब्जेक्ट टू अ क्लास। ऐसा कुछ करते हैं कि विचार करते समय रिप्रेजेंट एन एंटायर क्लास, ये भी नहीं। क्या करते हैं आप, थॉट क्या है आपका, लैंग्वेज ऑफ द माइंड। आपका जो विचार है वो क्या है, आपके मन की भाषा है ना। कहते हैं कि मेरे विचार में, मेरे विचार मतलब आपके मन की भाषा। ठीक है, सामूहिक भाषा नहीं है वो, आपका विचार है तो आपके मन की भाषा होगी। तो ए के साथ क्या जाएगा आपका, ए के साथ आपका 3 जाएगा। ठीक है, देन प्रोटोटाइप क्या है आपका, यहाँ पे प्रॉपर्टीज दैट बेस्ट एग्जेम्पलीफाई द कांसेप्ट। ठीक है, तो सी के साथ 1, ए के साथ 3, सी के साथ 1। ठीक है, 2 ऑप्शन है यहाँ पे, या तो ए सही है या फिर यहाँ पर बी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट क्या है, संप्रत्यय क्या है, समूचे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम बात करें बिल्ली का कंसेप्ट क्या है, तो 4 पैर, पूंछ, ठीक है, वो सब क्या है, समूचे वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है वहां पे। तो बी के साथ क्या जाएगा आपका 4 जाएगा। एंड डी क्या है आपका, कैटेगराइजेशन।
अब देखिए यहाँ पे कैटेगराइजेशन में आप संवर्गीकरण किस प्रकार से कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ असाइनिंग एन ऑब्जेक्ट टू अ कंसेप्ट, और जो कंसेप्ट क्या है, एक क्लास हमारी बन चुकी है, ठीक है, यही वो क्लास है, ठीक है। तो बी के साथ 4 आपका, डी के साथ 2, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ए के साथ 3, थॉट क्या है हमारा, विचार क्या है, हमारे मन की भाषा है, संप्रत्यय क्या है हमारा, समुचे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, प्रारूप क्या है हमारे पास, गुण जो संप्रत्यय का सर्वोत्तम दृष्टांत हो, और संवर्गीकरण क्या होता है, किसी वस्तु को किसी संप्रत्यय वर्ग से संबंध करने की प्रक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं आगे अगले सवाल के ऊपर। ये बोल रहे हैं ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज आर डिफरेंट फ्रॉम साइको एनालिसिस बिकॉज द ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज आर मोर डायरेक्टिव, आर एक्शन ओरिएंटेड, फोकस ओनली ऑन कॉन्शियस थॉट एंड बिहेवियर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। मानवतावादी चिकित्साएं मनोविश्लेषण से भिन्न हैं क्योंकि मानवतावादी चिकित्साएं हैं अधिक निर्देशित नहीं, कार्योन्मुखी नहीं, केवल चेतन विचार एवं व्यवहार पर केंद्रित करती हैं, ठीक है। कॉन्शियसनेस में क्या चल रहा है, अभी अभी क्या चल रहा है आपके मन में, थॉट, उस पे और आपके बिहेवियर पे कौन फोकस करता है, आपकी ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे करेक्ट आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर सी ही है, ठीक है, आर मोर डायरेक्टिव और ऑप्शन ओरिएंटेड। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर और देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल कहता है आवेदक की किसी विशेष व्यवसाय में नियुक्ति के लिए उसके ज्ञान एवं कौशल के स्तर का मापन करता है। Which one of the following tools measures the applicant's level of knowledge and skill in a particular job in which he will be appointed? Personality, achievement, interest, व्यक्तित्व परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या फिर अभिरुचि परीक्षण, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पर्सनैलिटी तो कोई मेजर कर नहीं रहा है, व्यक्तित्व का परीक्षण हो नहीं रहा है, ना ही यहाँ पे कोई इंटरेस्ट की बात हो रही है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, आपके अचीवमेंट टेस्ट की बात हो रही है। उपलब्धि परीक्षण यहाँ पे इन्होंने दिया है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स मेजर्स द एप्लीकेंट्स लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल, उसको कितना नॉलेज और स्किल है वो कैसे मालूम पड़ेगा, हमको अचीवमेंट टेस्ट के माध्यम से यहाँ पर मालूम पड़ेगा, इन विच ही विल बी अपॉइंटेड, ठीक है। किसी विशेष व्यवसाय में नियुक्ति के लिए उसके ज्ञान एवं कौशल के स्तर का मापन कौन करेगा, उसका उपलब्धि परीक्षण मापन करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट होता है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपलब्धि परीक्षण। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। यहाँ बोल रहा है विच थ्योरी फोकसेस ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंट्रिंसिक आंतरिक अभिप्रेरणा और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बाह्य अभिप्रेरणा के मध्य अंतर पर केंद्रित कौन करता है। थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, स्टेजेस ऑफ चेंज मॉडल। यहाँ पे आपके सामने तार्किक कार्यवाही का सिद्धांत, आत्म दृढ़ निश्चय सिद्धांत, परिवर्तन प्रारूप की अवस्थाएं क्या है आपका यहाँ पे आपका रैन एंड डेसी की आपकी जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी उसकी बात हो रही है, वो उसके माध्यम से हमको मालूम पड़ता है कि डिस्टिंक्शन करता है इंट्रिंसिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा और एक्सट्रिंसिक अभिप्रेरणा के बारे में। आपको इसके बीच डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है एवं उसी के साथ साथ बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है। आत्म दृढ़ निश्चय सिद्धांत होता है हमारा, ठीक है, इसके माध्यम से हमको मालूम पड़ता है इन दोनों के बीच डिस्टिंक्शन है या नहीं है। अब बात करते हैं अगले सवाल की। यहाँ पे बोल रहे हैं अगेन ये कराया हुआ है, डॉक्टर कुमार एक नैदानिक चिकित्सक हैं, वे प्राय फोबिया के रोगियों को गहन विश्रांति प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद वे उनको कम से अधिक चिंता उत्पन्न करने वाली आशंकाओं को श्रेणीगत करने के लिए निर्देशित करते हैं। अंत में वे धीरे धीरे एक एक करके उनके डरों की तह खोलते हैं और रोगियों को उनकी चिंताओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। उनके चिकित्सीय दृष्टिकोण को सर्वाधिक खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर कुमार a clinical psychologist usually offers deep relaxation to his phobic patient। ऐसे पेशेंट जो क्या करते हैं, फोबिया रहता है उनको क्या करते हैं, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक्स की मदद का इस्तेमाल करते हैं। फर्दर ही गाइड्स देम टू कैटेगराइज देयर एप्रीहेंशंस फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग वंस। यानी कहाँ से लेके आएंगे, छोटे से उनका बड़ा जो है डर पास लेते आएंगे, सेम जैसा किया था वो एक्सपेरिमेंट के अंदर। फाइनली ही ग्रेजुअली अनफोल्ड्स द फियर वन बाय वन एंड हेल्प्स द पेशेंट गेन कंट्रोल ऑफ देयर वरीज। हिज थेरेप्यूटिक अप्रोच इज बेस्ट नोन एज अवर्जन थेरेपी। यहाँ पे कोई विरुचि या वेमोगिक चिकित्सा नहीं है, यहाँ पे कोई फ्लडिंग भी नहीं हो रही है, फ्लडिंग भी नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका क्रमबद्ध असंवेदीकरण हो रहा है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, ठीक है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन उसको कहा जाता है। यहीं पे क्या कर रहे हैं हम, छोटे से बड़े तक का फियर उसको लेके आएंगे और यहीं पे डॉक्टर कुमार भी इसी चीज को लागू कर रहे हैं। तो ये होता है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रमबद्ध असंवेदीकरण, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। अगला देखते हैं यहाँ पे हाइपोकॉन्ड्रियासिस इज क्लासिफाइड अंडर विच डिसऑर्डर एज पर DSM-4। DSM-4 के अनुसार रोग भ्रम को किस विकृति के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। मनोदशा विकृति, व्यक्तित्व विकृति, चिंताजन्य विकृति। इनमें से किसी में नहीं किया गया, मूड डिसऑर्डर भी नहीं, पर्सनैलिटी भी नहीं, एंग्जाइटी भी नहीं। इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अभी आजकल इसको DSM-5 के अंतर्गत आपका सोमेटिक डिसऑर्डर के अंदर इसको डाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव।
अगला सवाल देखिए, फॉर अ सक्सेसफुल पर्सन सेंटर्ड थेरेपी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी द कोर कंडीशन। एक सफल व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख स्थिति का होना आवश्यक नहीं होगा? कन्ग्रुएंस, इनसाइट, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, मोर देन, या ये भी नहीं, किसका नहीं होगा? इसमें इनसाइट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्या पूछ रहे हैं आपसे, नॉट पूछ रहे हैं। संगतता, अंतर्दृष्टि, शर्तहीन धनात्मक सम्मान, शर्तहीन बिना किसी शर्त के धनात्मक सम्मान देंगे, यूपीआर देंगे उनको, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। तो ए भी सही है, सी भी सही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है, विल नॉट बी अ कोर कंडीशन। इनसाइट की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, अंतर्दृष्टि की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा के अंतर्गत। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। अगला सवाल बोल रहा है आपसे, ये आखिरी सवाल है। डिस्क्रिप्शन दिया है आपको यहाँ पे, नोमेनक्लेचर दिया हुआ है यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपका जीके जनरल नॉलेज भी यहाँ पे काम आएगा। नंबर ऑफ न्यू केसेस दैट अकर्स ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समयावधि के दौरान होने वाले नए रोगियों की संख्या। क्या ये महामारी विज्ञान है? रोग वितरण अथवा किसी प्रदत्त जनसंख्या में स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों का अध्ययन, संलक्षण, किसी प्रदत्त समयावधि में जनसंख्या में सक्रिय रोगियों की संख्या, प्रभाव क्षेत्र, लक्षणों का समूह जो एक साथ प्रकट होता है, प्रचलन। ठीक है, यहाँ पे प्रेवलेंस दिया हुआ है, इंसिडेंस दिया हुआ है, सिंड्रोम दिया हुआ है और एपिडेमियोलॉजी दी हुई है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी क्या होती है। ये जो है आपकी एपिडेमियोलॉजी, इसके अंदर क्या करते हैं, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीजेस और हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स इन अ गिवन पॉपुलेशन। रोग वितरण अथवा किसी प्रदत्त जनसंख्या में स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, महामारी विज्ञान। ठीक है, एपिडेमिक हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, इसलिए लॉजी बोलते हैं। जैसे आप साइकोलॉजी में मन की स्टडी करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे महामारी विज्ञान में आपकी रोगों की स्टडी की जाती है। यहाँ पे आपका जो है बी के साथ क्या जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 एपिडेमियोलॉजी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे अगला, एक निश्चित समय अवधि के दौरान होने वाले नए रोगियों की संख्या, है ना। जैसे अभी क्या हुआ था, अभी आपका कोविड-19 हुआ था, तो कोविड-19 क्या है, क्या कोई सिंड्रोम है, क्या कोई इंसिडेंस है या प्रेवलेंस है? बनी बात है, अंग्रेजी समझ में आ रही होगी, तो इंसिडेंस है एक। नंबर ऑफ न्यू केसेस दैट अकर्स ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक इंसिडेंस है, एक वाकया है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक प्रभाव क्षेत्र बोल रहे हैं। तो ए के साथ क्या जाएगा आपका, ए के साथ जाएगा आपका 3, देन बी के साथ आपका 1। ठीक है, ए के साथ आपका 3 है, बी के साथ आपका 1 है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, अ ग्रुप और क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स दैट अकर टुगेदर, लक्षणों का समूह जो एक साथ प्रकट होता है। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो क्या बोलेंगे, या उसको आप सिंड्रोम बोलेंगे या उसको आप प्रेवलेंस बोलेंगे। ठीक है, तो आपने इतने सारे सिंड्रोम पढ़ते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, और भी कई सारे सिंड्रोम होते हैं, डाउन सिंड्रोम, वो सब क्या होते हैं, सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, संलक्षण, लक्षणों का एक समूह हो जाता है, मतलब एक लक्षण ए, एक लक्षण बी, एक लक्षण सी, इस प्रकार के जब समूह हो जाता है तो क्या बोलते हैं, एक प्रकार का संलक्षण मिल रहा है वहां पे हमको, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो अ ग्रुप और क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स, जब हमको क्या होते हैं, लक्षण एक साथ मिलते हैं हमको, तो क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं सिंड्रोम। सी के साथ क्या, सॉरी डी के साथ क्या जाएगा आपका, डी के साथ जाएगा आपका 3, सी के साथ क्या जाएगा आपका, देन सी के साथ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नंबर ऑफ एक्टिव केसेस इन अ पॉपुलेशन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय में क्या है वहां पे सक्रिय रोगियों की संख्या, वो क्या है, प्रचलन, है ना, कितने प्रेवलेंस में है। अभी कोविड-19 के कितने केस मिल रहे हैं, हजारों मिल रहे हैं, 100-200 मिल रहे हैं, लाखों मिल रहे हैं, करोड़ों मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसका प्रेवलेंस क्या है, इंसिडेंस क्या है, नंबर ऑफ न्यू केसेस, कितने न्यू केसेस आ रहे हैं एक समय के दौरान। ठीक है, उसको हम डालेंगे इंसिडेंस के अंतर्गत। इसी के साथ साथ अ ग्रुप और क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स दैट अकर टुगेदर, वो क्या होंगे, वो आपके सिंड्रोम होंगे। और जब हम उनकी अभ्यास करेंगे इन्हीं रोगियों का, इन्हीं रोगों का, है ना, उनके व्यवहारों का, हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पे। तो इसी के साथ यहाँ पे ये आपका जो है पेपर यहाँ पर समाप्त होता है। हमने सारे के सारे सवाल की आंसर की यहाँ पे बता दी है, उसको डिस्कस कर लिया है हमने अच्छे से कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों हो रहा है। ठीक है, ये आपको वीडियो पहले पार्ट में भी देखने मिलेगा, दूसरे में भी देखने मिलेगा, और ये जो है इसका तीसरा और अंतिम पार्ट, 3 पार्ट की आपकी जो है नीचे यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, बीपीएससी करके या बिहार स्टेट करके, उसको जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं और चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये बीपीएससी टीचर एग्जाम साइकोलॉजी का कंप्लीट हो गया आपका पेपर। ठीक है, इस प्रकार के सवाल आपको अब भविष्य में एस्टेट में देखने मिल सकते हैं। इससे इजी भी देखने मिलेंगे आपको, इतने टफ भी नहीं मिलेंगे, इजी भी मिल सकते हैं, और थोड़े से आपको यहाँ पर मॉडरेट भी देखने मिलेंगे इस परीक्षा के अंतर्गत। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए एग्जाम के लिए, बताया हुआ है आपको क्या करना है, जाके प्लेलिस्ट आपको देखनी है, सारे सवाल आपको देखने हैं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो ऑलरेडी फ्री वीडियोस पड़ी हुई हैं कई सारी, उनको भी देखिए, काफी नॉलेजेबल वीडियोस हैं वो। ठीक है, उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं
20 मिनट के वीडियो में भी आपके 2 सवाल निकाल देगी, ऐसी वीडियोस भी बनी हुई हैं। ठीक है, तो उनको जाके देखिए, फ्री वीडियोस है। ठीक है, और अगर चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे किसी और बारे में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।